और जब तक अपनी रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक आराम मत करिएगा। कहते हुए आप अपने आप को संभाल के रखिएगा, घर के लोगों को संभाल के रखिएगा। मीडिया के लोग हैं वो पूछ रहे कि कितने जीबी बात करने वाला है, नहीं समझा, मतलब ज़्यादा कितना बोलने वाला है। निगम साहब पीछे हैं और कोई पीछे देगा तो अंदर लीजिएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, जो मैं भाषण करने के मूड में नहीं पहली बार। और मैं जो दीपक कुमार साहब है, मैं इनको कितना भी सलाम किया तो कम पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति हैं। एक दिन रात को उन्होंने मुझे लगता है साल भर में कुछ काम कर रहा था, उनको कुछ मैसेज देगा तो उन्हें जवाब देंगे, तो उन्होंने तुरंत हमको फोन किए। उन्होंने कहा कि बैठो बैठो। उन्होंने फोन किया कि कॉर्पोरेट ईसी सोसाइटी का चुनाव का प्रक्रिया चालू है, कहीं भी अगर जाना होगा लोगों के लिए चुनाव के लिए तो मुझे आप थोड़ा जवाबदारी दीजिएगा। मैं 15 दिन छुट्टी लेके चलने को तैयार हूँ। मेरा तो दिल लग गया है, तो मैं पहला सोचा कि इनका 15 दिन की छुट्टी मैं दिलाऊं, क्यों दिलाऊं। मेरा ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, ये अच्छे कार्य चलता है बाहर दुनिया में, देश में विदेश में सब गए हुए हैं, तो मैंने बोला इनकी छुट्टी क्यों बर्बाद कराऊं। लेकिन फिर भी रहा नहीं गया, तो मैंने बोला कि ठीक है, एक दो जगह में बोल में जरूर आप आइएगा। तो आज मुझे, मैं तो आपको मान सुबह से मैं जयजानी साहब को पूछ रहा था, क्योंकि मधुकर यादव साहब ने भाषण करने को उठे, जयजानी साहब ने दिखा, मैंने उनसे पूछा भाई आपका कार्यकर्ता कम दिख रहा है, तो उन्होंने मुझे जवाब बहुत बढ़िया दिया। इसलिए मुझे पसंद आया, तो सत्य चीज बोला उन्होंने बोला कि सुबह से इतना कार्यक्रम कर रहा है, मतलब जो कैंपेनिंग कर रहा है, तो अभी इधर आना मतलब इतनी कैपेसिटी के लोगों में, वही चीज तो चौधरी साहब ने भी बोला है ना। अगर उतने काम अगर मैं नहीं करने वाला होता, चौधरी साहब मेरे साथ में रहता, उन्होंने तो नहीं बोला, आपने सुना कि सुने, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कार्यकर्ता क्यों नहीं आ रहे। तो इसलिए कोई, मैं ये बात आपको इसलिए कर रहा हूँ, जो हमारे लोग हैं वो उस नजर से कभी मत देखिएगा, कितने अपने साथ में चल रहा है, कितने नहीं चल रहा है। युवती है ना, बैठा के हाथ ऊपर के लिए सब आपको देखने वाला, कहीं जाने वाला नहीं। अगर कोई ऐसी सोचेगा तो देखने वाला नहीं आपको। और हम लोग काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लोगों के हित में काम करता है, और हम लोग मौका देता है। मैं आज भी मौका देता हूँ आपको, अगर ईसी सोसाइटी की चाल और काम उसको लेकर किसी को कोई भी सवाल करना, इस मंच का स्वागत है, आप सवाल कर सकते हैं, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। किसी को भी सवाल करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन एक मिनट दिया सवाल ईसीसी सोसाइटी के कार्य को चलते हुए करिएगा। आप ये मत पूछेगा आप काला क्यों, आप टकले क्यों, है ना, आप जूता ऐसे क्यों पहनते, ये सब बात हमसे मत करिएगा। या जात पात भ्रात भाषा, इसकी बारे में अब मुझे सवाल करके तुमने जवाब नहीं दे सकता। और आपको मालूम है जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम चलता है, हम लोग सबसे पहले किसी महापुरुष को अगर वंदन करता है, याद करता है, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। क्योंकि मैं खास करके इन महापुरुषों का नाम इसलिए बार बार मैं लेता हूँ, क्योंकि दोनों का, या बाबा साहब अम्बेडकर का बारे में सोचेगा तो हमेशा वो एक छत्रपति शिवाजी महाराज का पुजारी थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा क्या था, सर्वधर्म समभाव। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नारा क्या था, सर्वधर्म समभाव। और यूनियन नेशनल एकदम मजदूर यूनियन में मेरू नायक ने नहीं बनाया, मैं तो बीच में आया, मैं तो चला रहा हूँ। मैं कितने पल की जिंदगी में मुझे नहीं पता, जब तक रहेगा चलाने की मिलेगा तब चलाएगा, मुझे नहीं पता कब तक मैं रहने वाला है। लेकिन इस यूनियन ने जिसको बनाया, उसने इस यूनियन के भी नारा सर्वधर्म समभाव दिया है, उनका नारा दिया है। तो मैं और आप, हम आपका क्या पहचान, इंसान है, करूँ क्या, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। मेरा भाषा क्या है, कोई पूछेगा तो मैं इतनी कहूँगा, अगर मैं जो बोल रहा है अगर आप समझ रहा है, और आप जो बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ, वही मेरा भाषा है, इसके अलावा कोई भाषा नहीं है। और वो समझने वाला समझ सकता है। इसलिए जिस तरीके से सवाल लोग कर रहा है, अभी सोसाइटी के बारे में कह रहे कि पहले मैं आपको बोलूँ, सोसाइटी मतलब है क्या, है ना। अगर भार को नहीं होगा तो सोसाइटी होगा,
तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहिए भारत रेल को जिंदा रखो। 3 दिन पहले इतनी भयानक एक्सीडेंट हुआ, लोको पायलट गुजर गए, एएल भी गुजर गए, ट्रेन मैनेजर गुजर गया, और मंत्री जी क्या स्टेटमेंट दिया? रेल मंत्रालय से स्टेटमेंट आया ना, जवाबदार कौन? जो गुजर गया वो लोको पायलट, मतलब लोकल पायलट बेचारा पागल था, सिग्नल पास करके चले जाए ठोक के, ये कभी नहीं हो सकता। हमारा जो भारतीय रेल की कर्मचारी है, लोको पायलट हो या ट्रेन मैनेजर हो या कोई स्टेशन मैनेजर हो या कोई पुलिसमैन हो या कोई ट्रैकमैन हो या कोई सीएनडब्ल्यू के अंदर काम करने वाले हो, ना कोई टीडी के अंदर काम करने वाले, कोई भी कर्मचारी जानबूझ के भारतीय रेल की कर्मचारी गलती कर नहीं सकता। मैं आपको कह सकता हूँ, अगर गलती हो गया तो परिस्थिति की मजबूरन हुआ है। तो किस परिस्थिति से गलती हुआ वो देखने की जरूरत है। बालासोर की इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ गलती इंसिडेंट? सीबीआई आके हमारे लोगों को उठाए लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए मैं कहता हूँ। और हमारे जो भारतीय रेल की कर्मचारी हैं, और खास करके मध्य रेल के अंदर 25,000 वैकेंसी होने के बाद में भी 24 घंटे 365 दिन काम करके गाड़ियां नहीं चलाते। आज भी कभी कभी मैं प्रशासन को बोलता हूँ, इतनी वैकेंसी होने के बाद जो गाड़ियां चल रहा है, हमारा जो कर्मचारियों का जितने भी पूजा किया तो कम पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी आज के दिन में या रेल मंत्री जी अगर कहेगा कि अगले महीने से 1 तारीख से हम केवल नियम से ही गाड़ी चलाएगा, मुझे नहीं लगता भारतीय रेल की गाड़ी चल पाएगा, क्योंकि इतनी वैकेंसी हमारे बीच में है। इसलिए हम लोगों का प्राथमिकता वैकेंसी बढ़ाना है। अभी हम लोगों ने मार्च 19 तारीख को मुंबई के अंदर इतने बड़ा एक कार्यक्रम किए हैं, करीब 20,000 लोग लाल के हमको जमा होकर उधर हम लोगों ने मेमोरेंडम जीएम को देने का काम किया। क्या था जीएम को मेमोरेंडम किया? 25,000 वैकेंसी करो, जो एनपीएस है उसको खत्म कराओ, ये हमारा मामला था। लेकिन अभी एनपीएस में आए हुए जो बच्चे हैं, तो एनपीएस हमारा खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए यूनियन कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए सवाल करते हैं। क्योंकि जबकि हम लोग जब पार्लियामेंट के सामने कोई मोर्चे की बात करेंगे, तो जो एनपीएस में जुड़े हुए करीब 8 से 9 लाख कर्मचारी जो भारतीय रेल के अंदर, वो पार्लियामेंट के सामने आने के लिए उनको तैयार भी नहीं, सब व्हाट्सएप में सब चलाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, 1998 के अंदर इसी भारत रेल के अंदर उस समय की सरकार किसके, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसमें राजनीति आएगा, मैं राजनीतिक चीजों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसा भी हमको दिए हुए जो संविधान है, वो संविधान भारत सरकार की कर्मचारी या भारत रेल की कर्मचारियों को राजनीति से जुड़ने का अधिकार देता है। जो भी प्रधानमंत्री जी हैं, रेल मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार है, उनकी सेवक हम हैं, तो सरकार की पालन करने वाले हम हैं। लेकिन बाबा साहब ने खूबसूरत संविधान की दिल्ली और भी हमको अधिकार दिए हैं। अगर सरकार और हमारे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेगा, हमको नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्यक्रम करेगा, तो उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए अधिकार हमको दिए, उसको इस्तेमाल करने वाले हमें, मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन 1998 के अंदर जब वो उसी समय के सरकार ने राजेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट, राजेश मोहन का कमेटी को गठन करने का काम किया, और राजेश मोहन कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की 98 में। उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा था? वो रिपोर्ट के अंदर कहा था, 1998 के अंदर कहा था, केवल भारत रेल को चलाने के लिए केवल 4 एक्टिविटीज की जरूरत है। 4 एक्टिविटीज मतलब क्या? ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट और ऑपरेटिंग स्टेशन मैनेजर, और उनसे जुड़ा हुआ 3 विभागों की जरूरत है, बाकी किसी भी विभाग की जरूरत नहीं। ऐसा 1998 के अंदर उस सरकार ने नियुक्त की हुई राजेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट ने लगाया था। लेकिन उसको कचरे के डब्बे में किसने डलवाया था? यही लाल इंडिया यूनियन और ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने डलवाया था। और उस समय हम लोग नहीं क्या होता, आज जो न्यू पेंशन स्कीम की कर्मचारी नहीं होता रेल के अंदर, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो न्यू पेंशन का आज हम विरोध करने का मौका ही हमको इसलिए मिल रहा है, भारत रेल की कर्मचारी बनने का मौका ही हमको इसलिए मिला क्योंकि यहाँ लाल झंडे की यूनियन जिंदा था, फेडरेशन जिंदा था, जो समय पे इस तरीके के आदेशों को विरोध करने का काम हम लोगों ने किया। आज हमारे इसके बीच में, ये बोलना जरूरी है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे इसके बीच में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, घर के किसी सदस्य का, घर के किसी मेंबर का मृत्यु होने के बाद कोई बच्चे, उनकी बीवी या कोई तो कोई आधार पर नौकरी पाया हो, कोई तो कोई हो सकता हमारे बीच में। अगर ये यूनियन नहीं होता, इसको 5% मिला है ना, अभी आदमी जो मौजूदा सरकार की दूसरी टर्म में जो मंत्री जी, तीसरी जो मंत्री बना था, वो मंत्री आते ही उन्होंने कहा कि मैं जब मेरा कोयला मंत्रालय के अंदर जब 5% है देयादार पर भर्ती, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे के सारे केंद्र विभागों के अंदर देयादार पर भर्ती अगर 5% है, केवल भारत रेल के अंदर 100% की जरूरत क्यों? ये सवाल करते थे। अगर आप सोच लो, अगर हम लोग कमजोर होते, शायद हमारा भी 5% चले जाता, तो हमको मृत्यु होने के बाद में भी हमारा किसी सदस्यों का नौकरी नहीं मिलता था। मैं आप कहता हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हमारा किसी कर्मचारी का मृत्यु होने के इंतजार करो उसमें भर्ती, हमको किसी को मृत्यु होना नहीं, किसी को मारना नहीं, अपने को जिंदा रहना है, 60 साल तक जिंदा रह के पेंशन लेके 100 साल तक जीना, ये हमारा सोच है। मैं कहता हूँ हमको किसी को मार के नौकरी नहीं चाहिए। दीपक वगैरह साहब ने बोलते हुए आपने सुना होगा, पिछले साल में लास्ट से 4 लोगों की चला लेना,
है ना, तो अपने को भी दुख होता, पूरी सारे कर्मचारियों को दुख होता। हम लोग हर लोग श्रद्धांजलि किए, दुख जताए, है ना। हम उस समय की जो महाप्रबंधक था लालवाड़ी साहब, उनके साथ में मीटिंग किए, है ना। इधर जो केडिया डीआरएम थे, तो साइड पर जाने को तैयार नहीं था। हमने जीएम से बोलने के बाद जीएम ने बोला तब केडिया जी वहाँ चले गए। तो आप उस दिन को थोड़ा सा याद करो, हम लोग सब श्रद्धांजलि किए। अभी 1 साल हो गए, बहुत सारे दिन से निकलने लगे, 2 साल हो गए तो और निकल जाएगा, 3 साल 4 साल बात करोगे तो पूरी की पूरी चीज निकल जाएगा, अपने दिन में रहेगा भी नहीं। लेकिन जिसकी जान चले गया, उनके घर में उनकी पत्नी होगा, उनके बच्चे होगा, उनका पिताजी होगा, मतलब किसी के बाप गए, किसी की बेटा गया, किसी की पति गया, उसके वजह से कोई मिलने वाला नहीं है, वहां गैप हो गया। लेकिन हमारे लिए कोई गवर्नमेंट मिल जाएगा, रेल के लिए कोई कर्मचारी मिलेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं जहाँ कहीं भी जाएगा तो लोगों को बोलता हूँ, भाई अपने आप को संभाल के रखिएगा। बहुत सारे लोग जान जाने के बाद हम डिपार्टमेंट को दोष देता है, किसी अधिकारी को दोष देता है, किसी विभाग को दोष देता है। वो दोष देने से कोई मतलब नहीं, जिसकी जान गया तो हम आपकी जवाबदारी है किसी की भी जान न जाए, किसी को भी रेल के अंदर काम करते हो कोई इंजर्ड हो जाए, ये हम आपकी जवाबदारी है, ये भी मैं कहता हूँ। तो यूनियन का बहुत सारे एंगल में यूनियन का बहुत सारे काम है। तो सोसाइटी है, बाकी बहुत सारे जगहों में ऐसा होता होगा, सोसाइटी करके यूनियन चलता होगा, ऐसे भी आप लोगों ने देखा होगा, सोसाइटी करके यूनियन चल रहा है। मध्य रेल के अंदर सोसाइटी करके यूनियन नहीं चलता, मध्य रेल में सोसाइटी को यूनियन चलाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है रेल रहेगा, रेल की कर्मचारी रहेगा, तब भागधारक रहेगा, तब सोसाइटी रहेगा। रेल की कर्मचारी की संख्या जैसे घटते जाएगा, भागदारों की संख्या घटते जाएगा, प्रॉफिट कम होते जाएगा, आज मिलने वाला सुविधा बंद हो जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता इसी में होना चाहिए, जो मध्य रेल के अंदर 25,000 वैकेंसी है उसको बढ़ाने की प्राथमिकता होना चाहिए। रेल भी सही सलामत रहेगा, हमारा सोसाइटी के अंदर भागदारों का संख्या भी सही सलामत रहेगा। आज जो सबसे कम रेट पे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक, कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी आज 5% इंटरेस्ट में लोन नहीं दे रहा, हम लोग देने का काम करते हैं। हम सारे के सारे लोगों के सामने चैलेंज करना चाहते हैं, अगर इससे कम रेट पे अगर कहीं भी अगर कोई सोसाइटी या नेशनलाइज्ड बैंक लोन देता होगा, लेके आइएगा, आधा टक्का और कम करने को तैयार है। लेकिन कोई लाते नहीं है, फिर वो सवाल करता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट क्यों नहीं। अरे भैया मैं कहता हूँ कि जो फ्लैट रेट है उसको रिड्यूसिंग में कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्ट करने के बाद जो इंटरेस्ट आता है उससे नीचे वाला इंटरेस्ट में कहीं लोन देता, तो बताओ ना, हमको इस तरीके से बात करो ना, आप गुमराह क्यों कर रहा है। पता नहीं, कोई कहता है कि हमको इतनी सारे प्रोसेस क्यों करा रहे हैं, हमको मोबाइल की आप बना दो, ऑनलाइन में हमको सिग्नेचर करके भिजवा दो और हमको लोन दिलवा दो। आप मुझे बता दो, कोई भी नेशनल बैंक के कोई भी अगर लोन लेने को अब जाएगा, हाउसिंग लोन, कोई भी किसी भी प्रकार का लोन, अगर आपको मोबाइल ऐप में अगर आप एप्लीकेशन देके कहीं लोन मिलता हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बात बोलता मानने को तैयार हूँ। हाउसिंग लोन लेने के लिए अगर कहीं किसी बैंक में जाएगा तो आपको पता है कि कितनी बार चक्कर चलाना पड़ता है, कितनी क्या प्रोसेसिंग करना पड़ता है, कौन से जमीन में बन रहा हो, जमीन के मालिक कौन था, उसकी दादाजी कौन था, कितने रिश्तेदार है, क्या क्या दुनिया भर का चीज देखना पड़ता है। जब आपको जाएगा तो पता चलेगा। तो कुछ भी बोलने से कोई मतलब नहीं। कोई बोला कि हमारा तो हम डिजिटलाइजेशन कर देंगे, भाई आप फॉर्म देने के बाद आपका जो लोन है वो क्या चेक में मिलता आपको या कैश मिलता आपको? ना चेक के ना कैश है, आपको तो अकाउंट में पैसा जा रहा है, अकाउंट में पैसे जा रहा है ना, उसी को तो डिजिटलाइजेशन बोलता। भाई हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया भर में कहते हैं कि भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसी को तो कर रहा है, उसी को तो बोल रहा है। यानी कि आप एप्लीकेशन देने के बाद आपको जो लोन सैंक्शन हो रहा है वो लोन आपके खाते में आपके अकाउंट में चले जा रहा है, उसी को डिजिटलाइजेशन कर रहा है। पता नहीं कौन से एंगल को पकड़ घेरता, मुझे पता नहीं। तो इसलिए आप लोग को भी इसको समझदार रखने की जरूरत है। अब भारत के अंदर कोई भी एक सोसाइटी बताओ जो 13% के ऊपर डिविडेंड दिया होता। हमारा सोसाइटी लगातार 5 साल सेंट्रल से एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 5 साल लगातार 19% डिविडेंड दी और पिछले साल 20% दिए। 20% किसके अध्यक्षता में दिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हमारा सेंट्रल एम्प्लॉइज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी करीब 3,800 करोड़ की टर्नओवर वाली सोसाइटी है। और इस सोसाइटी का अध्यक्ष पद में कौन था उस समय में? मिस करुणा गायकवाड़, सोलापुर की हमारा स्टाफ नर्स थी। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़े कोई सोसाइटी का कोई प्रेसिडेंट, कोई महिला बनने का मौका या बनाने का मौका कहीं मिला होगा तो नेशनल में मंजूर नहीं किया। और करुणा गायकवाड़ जी ने उसको बैठ के 20% देके जाने का काम किया। सवालों की बात भी मैं कहता हूँ, अभी कोई भी माइकल आएगा तो 21% नहीं कर सकता है, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियमानुसार 20% की सीलिंग है, उसके ऊपर कर ही नहीं सकता। ऐसा भी कोई सोसाइटी की इतनी अच्छे हेल्थ नहीं है, फाइनेंशियल हेल्थ नहीं है जो 19% 5 साल दे दे और 6वां साल में 20% दे दे। अभी किसी को भी नहीं है, क्योंकि 12% 13% ऊपर कोई देता नहीं है।
इसके ऊपर जानकारी होना चाहिए। हमारा प्रॉफिट जिस तरीके से बढ़ रहा है जादव साहब, क्योंकि जो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो साहब ध्यान रखिएगा इससे। हम लोग पहले 7% था हमारा CMDD का जो इंटरेस्ट है, इसको कौन 8.5% की, क्योंकि हम लोग मुझे बहुत हर चीज में बड़े इंटरेस्ट है। आप शायद आपको बुझाओ के मैनेजर जितना नहीं बोल पाएगा उससे ज्यादा मैं बोलता हूँ, क्योंकि कोई अच्छा हुआ तो सबके हैं, कोई कहीं खराब हुआ तो मैं अकेला रहेगा, तो मुझे पता है, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। सब मैं पीछे नहीं हटता, कोई गलत हुआ तो मैं इंसान खान के ऊपर नहीं डालूंगा या मुस्तफा राफे के ऊपर नहीं डालूंगा। मैं कहूँगा हाँ मैं जवाबदार हूँ, अगर मैंने किसी ने अगर गलती किया तो मैं जवाबदार हूँ। ऐसा बोलने की हिम्मत रखने वाला मैं है और लोगों को सम्मान में लेके जाने वाला मैं हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें अभ्यास करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ में बैठता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, जितनी प्रॉफिट बढ़ेगा तो उतनी जितने भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू इनकम टैक्स सारे लोगों की नजर है, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी के भी इनकम टैक्स लेने की कैसे अभी इनकम टैक्स ही सबसे ज्यादा धन है। जो जिस तरीके से वित्त मंत्री ने जो लगा रखा हमारे बैंक के कर्मचारी, मुझे लगता है एक भी कर्मचारी इनकम टैक्स से नहीं बचता होगा। मुझे आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार था उस टाइम के इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था हम लोग चुनके आने के बाद तुरंत इनकम टैक्स का सीलिंग 1 लाख रुपए करें, और वो साल कब था, आज 2024 में आने के बाद भी हमारे जो सरकारी खाते में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स का सीलिंग आज भी क्या है। हम राजनीति की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए समझने की जरूरत है। इसलिए ऑडिटर का कहना था प्रॉफिट हम नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लोगों के बीच में बढ़ने के काम करना चाहिए। तो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सारे लोग हैं, इनका कहना था कि जो FD डाला उनको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। तो मैंने बोला यार FD तो कुछ लोगों ने डाला होगा, जिसके पास पैसा है वो FD डालता तो उसको इंटरेस्ट देगी क्या फायदा। पैसा उन्हीं को मिलना चाहिए जो लोन ले रहा है, जिसकी वजह से बैंक चल रहा है। जो लोन लेने वाले के ऊपर से बैंक चलता है तो उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए। और वो सबसे नीचे स्तर पर काम करने वाला कर्मचारी जो हमेशा लोन लेता है, वो टॉपअप करके लोन लेने के काम करता है, तो उनको पैसा मिलना चाहिए। तो हमारा सुझाव था जो सारे भागीदारों को मिलने वाली कोई चीज आप बताइए। तो ऑडिटर ने बोला कि CMDD है, ये जितने भी लोन लेता है उन्हीं के CMDD है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो 0.5% इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि करीब 8 करोड़ बढ़ जाएगा। तो हमने सोचा कि 0.5% बढ़ा देता है तो 8 करोड़ बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो पिछले साल में हमने 0.5% बढ़ दिए, 7.5% कर दिए। जो नेक्स्ट ईयर आ गया तो हमारा प्रॉफिट वहीं को वहीं और 3 करोड़ बढ़ गया। तो हम बोला ये तो खतरा है, सोचते हैं प्रॉफिट थोड़ा सा कम करो। प्रॉफिट बढ़ने का भी कारण है, बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे कैसे प्रॉफिट बढ़ता है। हमारा जो बहुत बड़ा बीटोरी लोग पूछता है ऐसा प्रॉफिट बढ़ता है कैसा। प्रॉफिट इसलिए बढ़ता है क्योंकि खर्चा बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टरों की मीटिंग में आए तो सिंगाड़ा करके जाता बोलता होगा आपको काजू बादाम खाता, लेकिन खाना सब सिंगाड़ा होता है, एकदम सस्ता वाला आइटम खाता मैं आपको देता हूँ। इसके लिए उधर है, आप कोई छोटा मोटा पथपेड़ी महाराष्ट्र के अंदर होगा तो 4 बंदूक वाले लेके घूमता है। इधर डायरेक्टर भी बोलते जरा देगा तो हमको जाने दो ऐसा बोल के चलता है, क्योंकि डायरेक्टर करके चलते नहीं है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ डायरेक्टर तो अपनी जगह में काम करने के लिए, लेकिन आप क्या है रेल की कर्मचारी है, तो रेल की कर्मचारी समझ के चलना चाहिए, तब काम चलेगा हमारा। क्योंकि एक्सपेंडिचर में इतनी कंट्रोल है, बिल्कुल कोई भी फालतू की खर्चा हमारा नहीं है, वही हमारा प्रॉफिट है। फिर हम लोगों ने 0.5% और बढ़ा दिया, 3 बार 0.5% बढ़ा दिया। अभी इस टाइम का अभी चुनाव के चक्कर में अभी आगे आएगा तो उसमें पता चलेगा कि प्रॉफिट है कि नहीं और बढ़ा कि नहीं। तो प्रॉफिट हमको नहीं बढ़ाना है, तो अभी कितना कर दिया 8.5% कर दिया। 8.5% मैं फिर चैलेंज करता हूँ, कहीं भी नेशनलाइज बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक में कोई भी FD में पैसा रखेगा आज के दिन में 7.5 को ऊपर मिलता नहीं। बहुत सारे लोगों का पैसा होगा, 34 को पैसा लगता है, तो आपने शुरू मुंडी हिलाया तो आपने कहीं को पैसा रखा है, 7.5% के ऊपर मिलता नहीं। लेकिन CMDD जो है हम लोग कितना दे रहे हैं, 8.5% दे रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि इसमें कोई भी 30 साल जिसकी सर्विस बाकी है, 30 साल सर्विस, मैं कोई भी किसी को पूछता, जैसा मैं मधुकर यादव साहब को बोला आपने कम बोला, तो बोला कि आप इधर बैठते इसलिए टेंशन आ रहा है। मैं बोला कि इसमें जो बैठे हुए लोग हैं कोई 30 साल जिसकी बाकी है, सर्विस बाकी है, बहुत सारे लोगों का 30 साल कम से कम बाकी है, 30 साल 30 years 30। अरे करो ना यार, मैं तो कुछ मांगने वाला नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, 30 साल नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसमें से घास नीचे करो ना, इसमें से कितने लोग हैं तो CMDD के अंदर कम से कम 2000 रुपया कटवाता है, ऐसे कोई है 2000 रुपया। हाँ ये सब ये लोग मतलब समझता है इस बात को। और इससे 3000 वाला कोई है क्या, 3000 गंडे दिए हैं, ठीक है। 4000 वाला कोई नहीं, अरे क्या बात है। 5000, अरे क्या बात है। देखो कापड़े, देखो कापड़े कभी किसी को सिखाता नहीं कितना डालना है, लेकिन बराबर 5 दबा भर रहा है। उनको मालूम है रिटायरमेंट के टाइम में 70 लाख रुपए लेके जाएगा, ये उसका आइडिया है। तो मैं आपको कह रहा हूँ जिसका 30 साल बाकी है, अगर 5000 को डाल सकता है, 5000 डाल के देखिएगा, 30 साल के बाद में आप
70 से अधिक लाख रुपया सोसाइटी आपको देगा। ये कोई दुनिया में कोई सोसाइटी नहीं देगा। मैं आपको कहता हूँ इंटरेस्ट के जरिए आप लेके जाने के काम करेंगे। अभी 30 साल के बाद में मैं तो जिंदा रहने वाला नहीं, क्योंकि मेरा उतना मेरे को दिख नहीं रहा, उतना कब तक जाएगा ऐसा लगता नहीं। हाँ, लेकिन 30 साल के बाद में आप लोग जो भी सेवा दोगे, जब 70 से अधिक लाख रुपए लेगा ना, थोड़ा सा याद करिएगा। साल में ऐसी एक मीटिंग था, क्या बोलते हैं कि सारे के सारे एससी एसोसिएशन, ओबीसी एसोसिएशन, एनआरओ के साथ मीटिंग था। तो एनआरओ का गवर्नमेंट चश्मा लगा के खड़ा था, वो बोल रहा था 30 साल के बाद में आप इतना पैसा डालेंगे तो मिलेगा। उस दिन में पक्का याद करिएगा, भले मैं रह नहीं रहा, याद करिएगा। मैं आपको कहता हूँ पक्का आपको खुशी होगा, आपको लड़कियों को खुशी होगा। मैं आपको कहता हूँ ये हमारी सोच है। हम लोगों ने बच्चों को पुरस्कृत करने वाला काम ज़्यादा पहले 70% था, क्योंकि 70% इसलिए क्योंकि बच्चों का बहुत एप्लीकेशन आ रहा, उतनी अपने पास फिनेंशियल हेल्प नहीं था कि सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोगों ने बोला 1.5 करोड़ रुपया केवल बच्चों के लिए देता है, 1.5 करोड़ रुपया बच्चों के लिए देता है। समझ सकते हैं किस प्रकार का काम करता है, समझ सकता है। हम लोगों का किडनी, लीवर या किसी कैंसर जैसी कोई बीमारी होता तो हम लोग पहले 25,000 रुपये देते। तो अब इस टाइम में बोर्ड में था कि हमारा फाइनेंशियल साउंड है, तो हम लोग 200 बढ़ा 25 का 50,000 रुपये किया। मैं आपको कहता हूँ 50,000 रुपये किया। इसमें तालियां हम मिलेंगे, क्योंकि इसे आपने किसी को बीमार नहीं करना, किडनी नहीं खराब करना, किसी को लिवर नहीं खराब करना, किसी को कैंसर के पेट नहीं कराना। तो हम आपकी जवाबदारी सबको ठीक ठाक रखना है। हम मस्त रहना चाहिए, आप मस्त रहना चाहिए, घर के लोग मस्त रहना चाहिए, तब देखिए कोई काम करने को मतलब है। मैं तो देख रहा था मेहनत करके रेल करके इतनी अच्छी नौकरी करके क्या फायदा। ये नौकरी करके फायदा तब होगा तब आप सही है, आपके घर के लोग सही है, तब कोई मीनिंग है। इसलिए जो बीमारी होने के बाद पैसा बढ़ा के देने से कोई मतलब नहीं। जैसा कोई भागदार उनका मृत्यु हुआ तो हम लोग 25,000 रुपये देते, उसको भी बढ़ाया हमने 35,000 रुपये है ना। बहुत सारे MBBS, इंजीनियरिंग, CA, LLB, इनको सब हम लोगों ने पैसा बढ़ा दिया है ना। ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, इनको भी हमने बढ़ा दिया। 80% वाले को बढ़ा दिए, 90% वाले को बढ़ा, जहाँ स्कोप है वहाँ हर जगह में हम लोगों ने बढ़ाने का काम करना है। आखिर में लोगों ने बोला कि कंप्यूटर लोन क्यों नहीं देता। पहले आपको याद है 15 साल पहले हम लोगों ने कंप्यूटर लोन शुरू किया था। साथ लोगों को, भागदारों को उनकी सुविधा मिलना चाहिए। उसके लिए किसी ने बोला कि हम आ तो श्योरिटी के बगैर लोन देंगे। मुझे किसी ने पूछा कि आप ये बताइए आप श्योरिटी के बगैर लोन दे सकते हैं? मतलब नहीं दे सकता। क्या बात कर रहे हो, लोन देने को तैयार, मतलब ले लो 25 लाख श्योरिटी के लोन दे देगा कोई? अगर ऐसा कोई दे देगा तो बैंक जिंदा रहेगा? सोचिए बात। तो बोलता नहीं मैंने जो फलाने को श्योरिटी दिया वो लुढ़क गया तो हमको तकलीफ आ गया, तो बोला ऐसा आपको श्योरिटी देना नहीं बोलता था क्या है भाई? मैं किसी को श्योरिटी देगा, मैं इसलिए बोला चीनी नहीं करके मेरा एक समय का एक सरकार था, डिजिटल पास पावर है, अपन माफ कर सकता हूं, मैं आपको कह सकता हूं। और हम लोगों ने किए भी हैं, आपको इसमें कोई सवाल है, लेकिन सच्चाई होना चाहिए। सच्चाई अगर नहीं होगा, हर लोग अपने क्वारंटाइन करने के लिए अगर 25 लोगों को कर देगा तो बैंक बैठ जाएगा, जो सुविधा जो मिल रहा बंद हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई इसमें चोरी टूटने वाली कोई काम नहीं बोल रहा। हम लोगों काम के ऊपर कोई सवाल कर सकता, हम जवाब देने को तैयार है। हम कोई पार्शियलिटी करता नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास कोई भी आता है ना, जो हमारे जो सोसाइटी है सबके, वहां जो लोन के लिए कोई आता है तो उसको कभी पूछा नहीं जाता भाई आप कौन से ईमेल पे, कभी नहीं पूछा जाता है। जो भी आता है उसको लोन मिलता है, सब मिलता है, उसको कोई सवाल नहीं है। वो सब आप लोग जानता है। कहने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं यार सारी चीजों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि सारा चीज भूल गया तो फिर हमारा लोग भी नाराज हो जाएगा, कपड़े भी नाराज होगा, विश्राम भी नाराज होगा। हर रोज इनका मीटिंग करता है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। मैं आजकल वीडियो भी देखता हूँ, मैं इनको वीडियो देखता हूँ आजकल, इमरान भाई का वीडियो देखता हूँ, बाकी हमारा कोई भी का वीडियो देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं किसी भी देखता हूँ, मैं सबका देखता हूँ। मैं जो भी है मुझे कोर्स वगैरह सब पढ़ता हूँ और उसमें से कुछ जानकारी हमको मिलते भी, मैं अपनी जानकारी बढ़ाता हूँ। मैं छोटा नहीं समझता कि किसी को देखने में पढ़ने में, हर चीज पढ़ता हूँ, हर चीज देखता हूँ। रात को नहीं सुना तो चलेगा, तो मैं देखने का काम हमेशा करता हूँ, सुनने का काम करता हूँ, उसमें से अपने आप में सुधार लाता हूँ। कुछ अगर नई चीज मिल गया तो मैं ले लेता हूँ। हर रोज मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और मुझे बोलने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा पहलवान नहीं, इतना बड़ा जानकार नहीं है ना। मैं कमीशन के सामने भी बोलने के जब जाने का जब मौका मिला, मैं हर विभाग का बीच में से लोगों को भेजा, मैं खुद नहीं गया। मुझे तो यार जनरल के बोला तुम क्यों नहीं आया? मैं बोला अपन यूनियन चलाता है, यूनियन को शक्तिशाली बनाना चाहता है। अगर कोई रैंकिंग के भी साथी अगर कोई एक्सपर्ट है, हमसे नहीं एक्सपर्ट है, मैं जनरल के इसका मतलब मेरी सब कुछ एक्सपर्ट ऐसे कोई मतलब नहीं है, हमसे एक्सपर्ट हो सकते होंगे, तो मैं उसको क्यों नहीं भेजूँ? मैं कमीशन के साथ उसको क्यों भेजूँ? उसको खुशी होगा, वो अपना प्रेजेंटेशन भी चैनल से करेगा, प्लस उसके लिए और कोई रैंकिंग साहब के साथ हमारे साथ जुड़ेगा। ये चाहे इंजीनियरिंग की हो, मिनिस्ट्री की हो, अकाउंट्स की हो, एसआईटी की हो, इंजीनियर्स की हो, टीचिंग की हो, किसी की रहेगा तो मैं इसी करता हूँ। मैं दूसरे को भेजता हूँ, जाते नहीं। मेरा सोचते नंगी ऐसा, मैं सोचता हूँ कैसे भी करके यूनियन को शक्तिशाली
शक्तिशाली प्रदान करके रखो। देखो मैं पक्का आपको कहता हूँ, हम लोग अगर जिंदा नहीं रहेगा, मौजूदा सरकार रहे और किसी की सरकार रहे, और हम लोग कमजोर हो जाएगा तो हम लोग गुलाम बनेगा। पक्का मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको गुलाम नहीं बनना है, आपको एयर इंडिया का हालत नहीं कराना है, बाहर की कर्मचारी करके रिटायरमेंट होना है, तो हमको यूनियन को शक्तिशाली बनाकर रखना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। संघर्ष करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयारी रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, कभी भी सरकार की नीति बदल सकता है। यूनाइटेड फ्रंट सरकार के समय जब आपको 5वां वेतन आयोग मिला, उस समय को थोड़ा सा आप याद करिए। उस समय की सरकार और खास करके पूंजीपतियों का जितना भी संस्था, जो सीएटी, फिक्की वगैरह जितने भी संस्था है, उसके अंदर इस तरीके से चर्चाएं चलता था, तो हमारा जो केंद्र सरकार की कर्मचारियों का तंगा इतना बढ़ा कर दिया, इसलिए सरकार की जो केंद्र सरकार की खजाना खाली हो गई। तो जैसा याद है आपको इस बात को? मुझे आज भी याद है, फिक्की का जो पूंजीपतियों का संस्था का मीटिंग चल रहा था दिल्ली के अंदर, उस समय की प्रधानमंत्री से पत्रकारों ने एक सवाल किया, आपने जो पे कमीशन दिए हैं उसके वजह से जो खजाना खाली हो गया, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने एक ही शब्द में, प्रधानमंत्री इतने अच्छे क्या कहते हैं कि सुबह हफ्ते में जवाब देने वाला व्यक्ति थे, इतने हफ्ते में उन्होंने कहा कि उन्होंने पे कमीशन लिए, बहुत बड़ा लड़ाई करके, चर्चाएं करके, बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करते हुए डिबेट करके देने के काम किए। लेकिन अगर उसमें ज्यादा पैसा हुआ, सरकार को चलाने में अगर कोई तकलीफ है, तो संविधान को प्रोविजन दिया, एक झटके में संविधान को कोट करते हुए डायरेक्ट कम कर सकते, उसके लिए कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, उन्होंने देने का काम किया। आज भी पेपर की कटिंग है, गूगल में आप सर्च कर सकता है। मतलब हमको अभी 8वां वेतन आयोग भी हम लोगों ने शुरू किए हैं। दिल्ली में 100 साल के समय पे बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में आया होगा, हम लोग सब सच्चे सिपाही हैं रेल के, और मैं रेल के सिपाहियों को जब देखता हूँ, रेल को जब देखता हूँ, अपने गाँव में जाता है। मेरे गाँव तो पूरी हिंदुस्तान है, जहां कहीं भी जाएगा तो रेल की पटरी देगा, तो मेरा रोजी रोटी, मेरा पटरी, मेरा गांव, ये भावना मेरे दिल में है। तो मैं आपको कहता हूं, अगर हम लोग 12,80,000 में से एक बन के अगर आते हैं, किसी भी बात के अंदर किसी भी पद में आ गए, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, हमने कहीं किसी न किसी काम में आपके माँ बाप के, आपके गुरुजनों का, किसी न किसी का किए हुए पुण्य के फल में नौकरी मिला, समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम इतना ज्यादा लिखा पढ़ा इसमें नौकरी मिला, मैं नहीं मानता हूँ, मैं इसलिए नहीं मानता। आज सरकार के आंकड़े के हिसाब से कम से कम करोड़ों लोग है ना, अभी मीडिया के जरिए हमको पता चलेगा कि भारत के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसकी 24% बेरोजगार है, 24% बेरोजगार है। तो उतने करोड़ लोग जब बाहर घूम रहा है, तो हम लोग 12,80,000 में से एक बन के, क्यों सफाई वाला क्यों न बन के आ जाए, एक बन के अगर रेल के अंदर आए, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, नौकरी करके जीने वाला समझना चाहिए, और जो मिला वो नौकरी को ईमानदारी से आगे बढ़ने में काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ, अगर 8 घंटा ईमानदारी से, मुझको यूनियन वाला इस तरीके से बात नहीं करेगा, 8 घंटा आप अगर यूनियन रेल के काम ईमानदारी से नहीं करोगे, ये संस्था बचेगा नहीं। रेल को बचाना बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं, अपना तो घर चलेगा उसी में, साथ साथ में जो हिंदुस्तान के अंदर जितनी गरीब लोग हैं, जो एक कोने से दूसरे कोने तक दुनिया के सबसे कम रेट में टिकट देने वाले एक ही संस्था जो भारत रेल, उसमें जो कम दर में, कम टिकट फेयर में जो हमारा गरीब लोग यात्रा करता है कन्याकुमारी से काश्मीर तक, अगर हम लोग अगर सेठ से सेवा नहीं करेगा, सेठ से कार्य नहीं करेगा, वो बेचारे जा नहीं पाएगा, रेल और कहीं किसी के हाथ में चले जाएगा। इसलिए हम आपकी जवाबदारी है 8 घंटे ईमानदारी से काम करें। और उसके बाद मैं भी कहूंगा, आप ये बात को भी मत भूलिएगा, हमारा जो जेई में 22,000 लोगों को आउटसोर्स करके लाने का काम किए थे, बीटेक किए बच्चे लोगों को, लेकिन हमारे पासपोर्ट के अंदर काम करने वाले उससे ज्यादा तनख्वाह मिलता है, उसको किसने रोका है? अगर इंजीनियर नहीं होता तो फिर पूरी जेई में आउटसोर्स करके रेलवे भर देते, लेकिन हमने भर नहीं दिए। यूनियन का बड़ा योगदान है, तो आपको समझना पड़ेगा यूनियन क्या है, यूनियन की जरूरत क्या है। यूनियन केवल इसी सोसाइटी का चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव का तैयारी हम अभी नहीं कर रहे नोटिफिकेशन निकालने के बाद। आज मैं आपके बीच में हूँ, मैं 2024 का चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 2024 की तैयारी में मैं हूँ। मैं 2024 की तैयारी अभी कर रहा है, बात मत सोचिएगा, मैं 2029 की तैयारी में हूँ, 2029 की तैयारी में, क्योंकि अभी 24 की तैयारी मैंने 19 से शुरू की है ना। तो अभी एक दिन का काम नहीं, इतने काम आपको जो गिना है तो 5 साल में किया उन्होंने, तो अगले जो चुनाव के अंदर तैयारी है तो और 5 साल करना पड़ेगा। 2029 के लिए तैयारी अभी से है। और जैसे कि बहुत सारे चौधरी साहब ने कहा, जंजल जी ने कहा, जादू साहब ने कहा, भाई ये जीत हमारा वन साइड है, ये तो हमें भी पता, एक साइड एनआरपी को ही जीतना, कोई किसी को एक सीट भी मिलने का सवाल नहीं, लेकिन सवाल है कि जीत कैसा होना। हमको वोट जीत के नहीं जीतना है, इसके लिए हमने इतना मेहनत नहीं की है दिन रात। अभी भी सुबह 5 बजे से चल रहा हूँ, और मैं जाऊँ पता नहीं, मैं जहाँ जाना तो रात को 12 बजे तक नहीं पहुंचेगा, वो तो मेरा अपना काम है, मुझे उससे कोई सिंपली की जरूरत नहीं। इतना काम हमने लोगों के लिए किया और करते रहेंगे, करते रह रहा है, ये भी तो हमको सीट एक तरफ अच्छी चौधरी साहब ने बोला कि 10 बजे बोलो जाए,
है ना, 10 बजे के बाद, मतलब है ना, मीटिंग खुली 8 बजे, 10 बजे तक सब खुली। चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा बोला, है ना, 10 बजे सब खुली, यानी मीटिंग खुल गया, उन्होंने बोला कि पैनल लोग देख गया तो भाई लोग समझ गया, तो अभी इधर खड़ा रहने से कोई मतलब नहीं, तो अपना मालिक साफ करके सब बोल, अपने को वो वाला जीत चाहिए, वो जीत में मजा तब लगता है कि काम किया, लोग अपने को पावती दे, अपना पहचान, अपने किए हुए काम का पहचान हुई है। और मैं आपको कहता हूँ, जितने भी डेलीगेट है, जितने भी डायरेक्टर, जो भी अपने बीच में है, हमारे जो पदाधिकारी है, ये डेलीगेट जीते कहां से? ये जो बैठे हुए फौजी लोगों का काम है, इसलिए डेलीगेट बनता है। डेलीगेट करके बात करूँ, तो जो इसका असली मालिक कौन है? ये काम करने वाले लोग हैं, है ना, डायरेक्टर कोई बड़ा नहीं है, डायरेक्टर से बड़ा तो उसको बनाने वाला है। अब इस बात को समझिएगा, अगर ये जो लोग अगर मेहनत नहीं करेगा दिन रात घर छोड़ के, दिन रात बाकी सब साइड में रखते हुए जो मेहनत नहीं करेगा मंडल का और हमारे जो ब्रांच की पदाधिकारी, तो कोई डेलीगेट नहीं बन सकता है। तो आप लोग अपने आप को डेलीगेट से कम मत समझिएगा, डेलीगेट का बाप समझिएगा। मैं आपको कहता हूँ, जो इज्जत नहीं होगा वो काम आपसे होगा, ये भी वादा करता है, इससे ज्यादा ना बोलते। बहुत सारे लोग डेलीगेट करने की इच्छा करता है, वो हर तरीके से वजह लगाने की कोशिश करता है, अलग अलग तरह से करता है, तो अपने अपना अलग तरीका है। उसमें कुछ लोग टैक्सी में फंस भी जाता है, फंसेगा वो पता नहीं चलेगा, बाद में चला पता चलेगा साला फंस गया। तो फंसने वाले चक्कर में मत रहिएगा। जो मिलेगा एनआरडी का काम कैसे, जो काम करने वाले के पीछे पद भागता है, पद के पीछे भागता आदमी भागते भागते थक जाएगा, पद मिलेगा नहीं। ये अपना पॉलिसी है और हमारा यूनियन डिसिप्लिन नहीं करता है। नेशनल बिल्कुल अनुशासन वाला यूनियन है, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलता है। हमको अगर लगता है कोई गड़बड़ है तो उसको मैं निकाल देगा, मतलब 100 माइनस करके चलेगा, लेकिन उसको लेकर हम लोग चलेगा नहीं, बिल्कुल 100%। शायद यादव साहब को याद होगा, पहली बार जब एससी के एसोसिएशन के साथ में हमने यूटी की है, हमारे भंडारे का सेक्रेटरी माना नहीं, तो ये साहब ने बोला कि भंडारे में हमको सीट थे, हमने बात की, हमारे दूसरा लोगों से बात की, हम दे देंगे, तो हमारे सेक्रेटरी साहब माना नहीं, बोला नहीं हम भाग जाओगे, बोला नहीं ये तो हमारा निर्णय भाई, आपको मानना पड़ेगा इस बात को, लेकिन वो खड़े हो गए। हमने फिर सोचा नहीं, हो एक बार डिसीजन लिया तो उसमें कायम रहना पड़ेगा। हमने ब्रांच के सेक्रेटरी से हटा दिया, उसी समय हटा दिया पड़ेगा, वो आज भी लागू रहेगा। अगर हमारे किसी चीज को नहीं माना तो कितना नुकसान होगा उस साइड में, लेकिन डिसिप्लिन के साथ तो यूनियन चलाया, आगे भी चलाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसमें हम किसी से समझौता करने वाले नहीं, मैं आपके कहता हूँ। और देखो, काम में मजा कब है, सबके चेहरे में खुशी होना चाहिए, कोई डेलीगेट बना नहीं बना उससे कोई मतलब नहीं। फिर अपने लोगों में बीमारी है, कोई किसी ने कुछ भी डाल दिया तो फिर वो गिरोगी रहता, मैं अपने रूप में भी डाल दूंगा, ये धंधा मत करिएगा। ये तो पहले समझिएगा किसने क्या डाला। मैं 3 बंदे का फेसबुक में पोस्ट करता हूँ, 3 मिनट में 300 फॉलोअर मिलता है। मैं कितना 3 बंदे का लिखे हुए मेरा 3 दिन चला गया, मेरे जो बाल को बिल्कुल कम, मैं 4-5 बार भी गिर गया उसमें, और मैं पोस्ट करके 3 मिनट के अंदर 300 फॉलोअर आ गया उसमें। हाँ, सारा पढ़ा भी नहीं, हेडिंग भी नहीं पढ़ा उसने, और कमेंट खुश हो जाएगा। हाँ, ये वाला धंधा मत कर, है ना, पहले पढ़ उसको, है ना, पढ़ने के बाद अगर कुछ गलती है तो मुझको समझाओ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को भी है तो मेरी गलती है तो कम से कम बताया जाए। मेरा ड्यूटी सेक्रेटरी नागपुर का, मैंने पोस्ट किया, उन्होंने बोला रात को फोन किया 12:20 को, मैं उठाया, उन्होंने बोला बॉस आपने जो पोस्ट किया उसमें थोड़ा सा गलती है, मतलब हिंदी में थोड़ा सा गलती है। मैं इतना खुश हो पूछो एक आदमी तो बड़ा कुछ है, एक आदमी तो बड़ा कुछ है, ये सच में हंसने वाली मामला नहीं है, सच में आप अपने आप को पूछो। हम लोग आवाज करके दिमाग में किताब बना के देता है, कोई आदमी नहीं पढ़ता। तो पहले महीने में देखता फोटो खींचता है, अपना नहीं है, पीछे देखा इसमें भी नहीं है, फिर पीछे वाले पन्ने में सब लिखा हुआ रहता है, एक साथ में पढ़ता गुना देता है, इसमें भी फोटो नहीं है। फिर उसका चेहरे पे समझ में आता है, फिर कैसा उसकी खुशी कम हो जाता है, फिर एकदम लास्ट में ऐसा पलटता है, उसमें भी नहीं, तो एकदम काला जाओ, ये कोई काम का नहीं। जो लिखा आदमी 15 दिन 20 दिन पूरा सर्कस करके जो लिखा हुआ सब पानी में, क्या करो भाई। पहले पुराने जमाने के भी बीड़ी तंबाकू सिगरेट सब बैन है, लेकिन पहले जो बीड़ी व्यवसाय में जो काम करने वाले लोग थे, पता नहीं आप लोगों ने देखे नहीं देखे पहले बीड़ी जो लोग बनाता था, क्या कहे साहब, किसने देखा होगा, वो गरीब लोग थे, बीड़ी बनाते थे, लेकिन हर दिन अखबार पढ़ने के लिए उसमें से एक को नियुक्त करता था। 200 बीड़ी बनाने वाले लोग एक साथ में बैठते थे, हर रोज उसमें से एक आदमी को कुर्सी डाल के देगा, सब अखबार पढ़ते बैठेगा, वो लोग बीड़ी बनाते बैठेगा। उसका उद्देश्य क्या था, दुनिया में देश में क्या चल रहा सबको जानकारी होना चाहिए। वो तो कम से कम उस जनरेशन में भी कभी पीछे की मुड़ के देखो, आज हम लोग व्हाट्सएप करते रहता है, अभी कोई गाड़ी में भी जाता है, कभी लोकल में भी जाता है, कभी खराब रहता है, ये भी आदमी चेहरे पे देखता नहीं, वो सब नीचे रहता है, क्या डाल रहा है क्या ले रहा पता नहीं। बाप भी बाजू में बैठेगा तो उसको मालूम नहीं, बाप क्या भारत में अपना सामान नए हाथ में चला, तो अरे कभी मोहब्बत करो, प्यार करो, देखो बजू कोई करो बैठा,
इसका मतलब किसी गहरे में हाथ डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे खूबसूरत जो धरती ने जो दी है आपको, उसको सब थोड़ा सा आप भाई आनंद उठाओ भाई, उसको जो तरीका है उसको करिए। तो आप कोई सीमा को पार मत करिए, है ना। किसी भी चीज को सीमा को पार करके उसको पागल बन जाता है। इसको समझने की जरूरत है। मैं आप कहता हूँ तब जीने को मजा। मुझे लगता है ज्यादा समय इन्होंने ऐसे बोला कितना हिंदी बात करेगा, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारी चीज बोल दिया, लेकिन आखिर में एक लाइन, मैं ऐसे कोई दिन नहीं कि लाइन को नहीं बोला। नशीली पदार्थों से दूर रहिएगा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इससे दूर रहिएगा। नहीं बोलने से सब लोग दूर रहेगा ऐसा तो मतलब नहीं, लेकिन मेरा दिल की तसल्ली के लिए बोलता हूँ। क्योंकि आप जो नखरे करेंगे शाम को, अभी आज तो इतना अच्छा मीटिंग हुआ, सब लगा क्या मीटिंग हुआ, ऑल इंडिया एससी एसोसिएशन, ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन, नेशनल मजदूर सब साला ऐसा मीटिंग गया, वन साइड चलो बैठेंगे सत्यानाश हो गया। फिर तो 10 बजे 11 बजे दीवार को पकड़ के घुस रहे। फिर क्या हो गया, उसका जो बच्चे हो गए अच्छे खासा घर में लिखा पड़ा बच्चे है, वो शर्माता है, मेरा बाप साला बाहर कैसे जाएगा। तो दूसरे दिन बच्चा बाहर निकलेगा तो बाजू वाला क्या बोलता मालूम है, अरे कल रात को 11 बजे दीवार को पकड़ के आया, उसका बच्चा जा रहा है। मत करना, बाप लगेगा ना आपको, है ना। अगर आप बच्चे पैदा किए हैं, घर में अगर सदस्य हैं, उनके कम से कम सोच के आप सही सलामत रहने की कोशिश करो। और मैं सबको बोलता हूँ, मीडिया वाला रिपोर्ट करना डर लगता है बोलने, अपना धंधा कितना किसी को बोलना नहीं। घर में भी एकदम विश्वसनीय लोगों को, बीवी, माँ बाप, बच्चे, जितना विश्वसनीय लोग उसको ही बताना अपना तंगा कितना है। बाहर किसी को बताएगा आज के दिन में आपको तंगा कितना है, लोटा हो जाएगा। मत बताना, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ। बहुत सारे लोग आधा काम करके घर में जाता है, 8 घंटे काम करेगा, 4 घंटे करके घर में गए, बड़ा तीर मारता है, मैं आ गया। घर वाला भी सोचेगा सारे काम जो होता है उधर भी करता ही नहीं देता उसमें। तो घर में भी मत बोलो, घर में बोलो फिर धूप के आदमी छुट्टी लेके आया, वाले छुट्टी नहीं लिया तो घर वाले को बोलो छुट्टी लेके आया। तो बीवी भी सोचता है कैसा आदमी सारे इतना टेबल लाता है, 4 घंटे में आके सो गए। घर में आके कुछ भाजी वाला काटा होगा या बर्तन धोता हो तो बात है, वो सीधा पलंग पकड़ता हो, तो एक काम घर का भी नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखो भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी मुंबई के अंदर आंदोलन हुआ, घर में बोला जाता हूँ, रणनीति साहब के साथ ही सुसाइड किया शर्मा जी, समझिएगा आपको। तो हम लोग अपने आप को, अपने को कभी अपन राजा कब समझेगा, गरीब की तरफ देखेगा, अपने को कब सुख मिलेगा, नीचे की तरफ देखेगा। आप बोले अंबानी साहब को उधर 11,000 करोड़ की शादी हुआ, मेरे बच्चे की भी कराए, बोला बर्बाद होने वाला है, वो सब देखो मत, अपना अपने तरीके से चलो, नीचे की तरफ देखे चलो। 10 रुपया मिलता तो 8 रुपये खर्च करो, 2 रुपया बचाओ। आप 100 रुपया कमाने वाले की तरफ देखना नहीं, तब अपने घर खुशी रहेगा। तो मैं कहता हूँ इससे ज्यादा ना बोलते, इतनी ज्यादा लोग इससे ज्यादा बात करेगा तो ठीक नहीं। फिर कल लोग बोलेगा कि कल सुबह नहीं जा पाएगा, आज 2 साल समय हो गया, कल हम कर नहीं पाएगा। भाई करते रहिएगा, अहंकार मत करिएगा कभी, है ना। हम लोग सब मिलकर बोला कि एक तरफा जीत है, तो कल से घर में सोना नहीं, जब तक भट्टी खोल के एक तरफा न हो जाए तब तक आराम नहीं करना। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सपना जो है ड्रीम, उसका डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे लोगों को बोलते हैं सपना, मैं सपना देखा, तो बहुत सारे लोग फिर नींद के चक्कर में रहता है, तो जब तक नींद नहीं आया तब तक सपने नहीं देखेगा। बहुत सारे लोग फिर नींद नहीं मिलता, फिर नींद के लिए गोली खाता हो, मतलब सपना देखने की। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने वो वाला सपना नहीं बोला, उन्होंने कहा कि आपका कोई डेस्टिनी होगा, जब तक वो डेस्टिनी नहीं पहुंचता तब तक नींद नहीं आना चाहिए, वो वाला सपना वो होना चाहिए हम लोगों का। अगर एक तरफा जीत चाहिए, जब तक वो एक तरफा जीत नहीं होता तब तक घर में आराम नहीं करना चाहिए, तब काम चले। ऐसा बहुत सारी चीजों कह सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, खास करके मधुकर यादव साहब को धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने समय निकाल के हमारे बीच में आया। और चौधरी साहब, प्रसाद जी और निजाली जी और गायकवाड़ जी, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के लोग सब तो अपने, और दीपक पुगारे साहब, माफ करना आपका नाम आगे भी ले रहा है। मैं बोला कि आप लोग सब उसके बगैर ये जो कार्यक्रम का इतना बढ़िया जो शोभा बढ़ाने का काम आपने किया, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि 27 तारीख को चुनाव जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आप कोई भी शांति से नहीं बैठेंगे। दूसरा एक लाइन आपको बोलना है, भाई कोई किसी की भी टिप्पणी मत देगा, हमको किसी के खिलाफ नहीं बोलना है, हमको अपने कार्य के बारे में बोलना है। आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, या कोई अपने साथ में कोई योगदान कम न करके उसके खिलाफ नहीं बोलना है। अपना अपनी कार्य को लेकर चलना, तो अपने आप लोग जुड़ेंगे। मैं घर से अकेले हर दिन निकलता हूँ, लेकिन निकलते स्टेशन आने में मुझे 50 आदमी मिलता है। तो हर दिन आदमी लेके चलने की जरूरत नहीं, अकेले मिलेगा, कार्य अच्छा रहेगा, लोग मिलते रहेगा। मैं आप कहता हूँ टिप्पणी मत करिएगा, किसी के खिलाफ मत बोलिएगा, केवल अपनी काम के बारे में बोलिएगा, उसी में अपनी भलाई है। और जब तक अपनी रिजल्ट नहीं निकलेगा
तब तक आराम मत करिएगा, कहते हुए आप अपने आप को संभाल के रखिएगा, घर के लोगों को संभाल के रखिएगा। आप सही है, घर के लोग सही है, तो बाकी सब सही है, फिर काम करने का मतलब है। फिर आप सभी को शुभकामनाएं और एक बार देते हुए मैं मेरा सब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, जय हिंद। संधीकडे हाय आपल्या नावाचा गाजवाजा, शर्यतीचा चाळ ह्यो माझ्या थमण्यामंदी भिनला, जोशात उडवीत धुरळा आला बैलगाडा, एक नंबर हाय आपला आला बैलगाडा, जोशात उडवीत धुरळा आला बैलगाडा, आता एक नंबर हाय आपला आला बैलगाडा. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.